सोचिए जरा, पश्चिम बंगाल में लाखों वोटर रातों रात वोटर लिस्ट से गायब हो गए। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, समझिए ये हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा संकट है। आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे और इसका मतलब क्या है। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम शुरुआत आंकड़ों से नहीं बल्कि एक बहुत ही विस्फोटक घटना से करेंगे। तारीख थी 2 अप्रैल 2026 और जगह थी पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। जरा सोचिए, 7 जजों को एक सरकारी दफ्तर के अंदर पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, और जब पुलिस उन्हें छुड़ाने के लिए पहुंची तो उन पर पत्थरों से हमला किया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रदर्शनकारी थे कौन? ये कोई पेशेवर अपराधी या किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। पता है कौन थे? ये थे आम लोग, टीचर्स, किसान, छोटे मोटे दुकानदार। और वो इतने हताश क्यों थे? क्योंकि उनके नाम वोटर लिस्ट से रहस्यमय तरीके से हटा दिए गए थे। वो अपने सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार यानी वोट देने के हक के लिए लड़ रहे थे। अब देखिए मालदा की ये घटना, ये तो बस एक छोटी सी झलक थी एक बहुत बड़े राज्यव्यापी संकट की, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR नाम की एक प्रक्रिया से शुरू हुआ था। लेकिन ये संकट कितना बड़ा था? आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग, सोचिए 1.2 करोड़, मतलब पश्चिम बंगाल का हर छठा वोटर। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी परिवार में 6 वोटर हैं तो उनमें से एक का वोटिंग अधिकार खतरे में था। तो हुआ ये कि 61 लाख वोटरों के नाम तो सीधे सीधे लिस्ट से डिलीट ही कर दिए गए, और बाकी के जो 60 लाख लोग थे उन्हें एक बिल्कुल नई और अजीब सी कैटेगरी में डाल दिया गया, संदिग्ध वोटर। अब ये संदिग्ध का ठप्पा क्यों लगा? वजह सुनकर शायद यकीन न हो। किसी के नाम की स्पेलिंग में जरा सी गलती, या फिर परिवार के लोगों की उम्र के बीच कोई अटपटा सा गैप। भारत जैसे देश में, जहां सरकारी दस्तावेजों में ऐसी गलतियां बहुत आम हैं, वहां लोगों से उनके वोट का अधिकार छीना जा रहा था। तो सवाल उठता है कि सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की वजह क्या बताई? उनका कहना था कि ये सब अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए किया जा रहा है। यही ऑफिशियल रीजन था, लेकिन क्या डेटा भी यही कहानी बताता है? हुआ ठीक इसका उल्टा। डेटा ने तो सारी ऑफिशियल कहानी को ही पलट कर रख दिया। जिन मुस्लिम बहुल जिलों पर शक था वहां तो सबसे कम नाम हटाए गए, और जिन जिलों में हिंदू शरणार्थी ज्यादा थे वहां ये आंकड़ा राज्य के औसत से 2 गुना था। तो ये सरकारी दावे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो अगर मकसद अप्रवासियों को टारगेट करना नहीं था, तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इसके पीछे का सिस्टम क्या था? इस पूरी गड़बड़ी के केंद्र में था एक नया सॉफ्टवेयर, और सबसे हैरान करने वाली बात, चुनाव आयोग के ही एक सीनियर अधिकारी ने माना कि इस सॉफ्टवेयर को बिना किसी टेस्टिंग के, बिना ये जाने कि ये कितना सही काम करता है, डिप्लॉय कर दिया गया। सोचिए, लाखों लोगों का भविष्य एक ऐसे सॉफ्टवेयर के हवाले कर दिया गया जिसकी एक्यूरेसी का किसी को पता ही नहीं था। और ये सॉफ्टवेयर कितना गड़बड़ था, इसका एक नमूना 24 मार्च की शाम को देखने को मिला, जब इस सॉफ्टवेयर ने एक झटके में राज्य के लगभग हर वोटर को, मतलब 7 करोड़ लोगों को संदिग्ध मार्क कर दिया। और फिर 2 घंटे बाद कह दिया गया कि ये तो बस एक टेक्निकल ग्लिच था। और तो और, मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया जब पता चला कि इतने जरूरी आदेश ऑफिशियल चैनल से नहीं बल्कि कथित तौर पर व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे थे। इनमें से कुछ तो चुनाव आयोग के अपने ही लिखित नियमों के खिलाफ थे। देखिए, ये जो पूरी गड़बड़ हुई ना, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था। इसका सीधा असर असली लोगों पर पड़ा, बहुत ही गहरा और अपमानजनक असर। सोचिए, हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस शाहिदुल्ला मुंशी, उनका अपना नाम लिस्ट से डिलीट कर दिया गया और उनके परिवार वालों को संदिग्ध बना दिया गया। उन्हें अपना अधिकार वापस पाने के लिए मीडिया में जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह अपमानजनक और दर्दनाक था। और वो अकेले नहीं थे। इस लिस्ट में कौन कौन नहीं था? कारगिल युद्ध के हीरो, वर्ल्ड कप जीतने वाले क्रिकेटर, राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, यहाँ तक कि जो बूथ लेवल ऑफिसर ये काम कर रहे थे, उनके नाम भी संदिग्ध लिस्ट में थे। तो ये जो आंकड़ों का पैटर्न था और पूरी प्रक्रिया में जो केओस था, उसने जानबूझकर धांधली करने के बहुत गंभीर आरोप खड़े कर दिए हैं। जब फाइनल लिस्ट्स को एनालाइज किया गया तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कई सीटों पर संदिग्ध वोटरों में मुसलमानों का जो प्रतिशत था, वो वहां की आबादी में उनके हिस्से से कहीं कहीं ज्यादा था। जैसे कोलकाता पोर्ट में मुस्लिम वोटर करीब 50% हैं, लेकिन संदिग्ध लिस्ट में उनका हिस्सा 82% था। और शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है, राज्य की 294 में से 234 सीटों पर जितने वोटरों पर असर पड़ा, वो संख्या पिछले चुनाव में जीत हार के अंतर से ज्यादा थी। मतलब ये गड़बड़ी चुनाव के नतीजों को पलटने की ताकत रखती है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? जब लोकतंत्र की बुनियाद पर ही ऐसे सवाल खड़े हो जाएं, तो आम नागरिक और पूरा सिस्टम क्या करे? खैर, पश्चिम बंगाल के नागरिकों के लिए अपना स्टेटस चेक करने और अपील करने का एक प्रोसेस तो है, लेकिन खबरें यही हैं कि लाखों मामलों में से सुनवाई बस कुछ की ही हो पाई है। प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा धीमी है। तो आखिर में पश्चिम बंगाल का ये पूरा मामला एक बहुत ही बुनियादी सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। अगर किसी का सबसे जरूरी अधिकार एक टेक्निकल ग्लिच से छीना जा सकता है, तो क्या वो सच में एक अधिकार है भी? ये बिना टेस्ट की हुई टेक्नोलॉजी और अपारदर्शी सिस्टम के दौर में हमारे वोटिंग के अधिकार की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल है।